बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और रब्बिश्रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई एम वाजिद अली कंबो, योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ना, इसका लास्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो टर्म मैंने लिखा ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ठीक है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक है। ये बुक्स में मुख्तलिफ नाम लिखे हुए हैं, बहरहाल मतलब एक ही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ना दो चीजें ज़हन में रखना, दो चीजें। पहले तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता होना चाहिए इन एटम और आयंस। ये अकेली एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम आयंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको डिस्कस करेंगे। एक तो ये भी थी, आपको पता होना चाहिए जिस एटम की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं ना, उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी। सोडियम की कर रहे हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सोडियम एटम, एंड यू नो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम दैट इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। तो जो उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने उस एटम में इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है। लेकिन जब आयन आता है ना, तो आयन में इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा होते हैं। यानी एटम में अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो फिर एनाइन बनेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कैटाइन बनेगा। तो इस तरह आपको एटम या आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता होना चाहिए। नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डिस्ट्रीब्यूशन या अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं ई नेगेटिव जब भी लिखता हूं इलेक्ट्रॉन्स, टाइम को सेव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स। तो सबशेल और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना, सबशेल एसपीडीएफ, ऑर्बिटल्स एसपीएक्स, पीवाई, पीजी, तो इनमें इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ना इन दोनों चीजों को अगर आप बुनियाद बनाओ ना, एक चीज क्लियर होनी चाहिए, और वो क्या कि आपने इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ऑर्बिटल सब शेल में इस तरह इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है दैट यू विल हैव द स्टेबिलिटी, दैट यू जस्टिफाई द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, जस्टिफाई द स्टेबिलिटी ऑफ आयन। यानी इट मस्ट बी स्टेबल arrangement of electrons in atoms और आयंस। ये एक बुनियादी सी बात है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मजीद पढ़ने से पहले ना, मैं कुछ बेसिक नॉलेज जो आपका प्रीवियस नॉलेज है, मैं 3 बातें आपको समझाना चाहता हूं ताकि वो आगे चल के ना मुझे हेल्प आउट करे। पहली बात आपको पता है कि अगर मैं कहूं आपसे कि बेटा जी मुझे बताओ कि किसी ऑर्बिट या शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट। तो अगर मैं कहूं कि किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, ऑर्बिट शेल कह लो, तो आप मुझे फौरन आंसर देंगे। आप कहेंगे सर यस हमें पता है, और आप मुझे एक फार्मूला बताएंगे दैट इज 2n², ये बताएंगे। और आप इस फार्मूला के तहत मुझे बताएंगे सर ये जो आपके पास के शेल है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल शेल जो है इसमें 8 मैक्सिमम, एम शेल जो है इसमें 18 एंड सो ऑन, एन शेल में 32, एल एम एन ओ में 50, इस तरह आपने बढ़ाते गए। ये 2n² से ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं इसलिए इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। दूसरी बात जो आपके नॉलेज में होनी चाहिए वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल, जिसे आप सब एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो सबशेल में इलेक्ट्रॉन आप कहेंगे सर हमें पता है, और आपने फार्मूला पढ़ा है एज़िमुथल क्वांटम नंबर में 2 × 2l+1 ये। और इस फार्मूला के तहत अगर आप s की बात करें तो s सबशेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन,
एफ जी में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन, एच में मैक्सिमम 22 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। अच्छा मैं बोला क्या करता गया, मैं सिर्फ 4 ऐड करता गया। ये 2 है ना, 4 ऐड किया 10, 6 हो गया, 6 में 4 ऐड किया 10, 10 में 4 ऐड किया 14, 14 में 4 ऐड किया 18, 18 में 4 ऐड किया 22। इस तरह मेरे पास, तो ये तो मैंने अपने जेहन में रखा हुआ, आप भी रख लो अपने जेहन में। अच्छा नेक्स्ट आओ, दो बातें होगी, शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये फार्मूला, सब शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बात आ भी गई, हमें पता है, ये पहले पढ़ा हुआ है, नई बात नहीं बता रहा। तीसरी बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। आप कहेंगे सर ऑर्बिटल कौन से, मैं कहूंगा भी बिटरी ऑर्बिटल्स हैं, एस, पी एक्स, पी वाई, पी जी, डी एक्स वाई, डी वाई जी। अब ये डी वाई जी एंड सो ऑन, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। अभी हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल, अभी हमने मोलेकुलर ऑर्बिटल भी पढ़ना, फिलहाल एटॉमिक ऑर्बिटल, दीज आर ऑर्बिटल्स। तो किसी भी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज नो फार्मूला, दिस वन इज अ फार्मूला, दिस वन इज अ फार्मूला। फॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल देयर इज नो फार्मूला, कोई फार्मूला नहीं। क्यों? एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बट दोज 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन, ये ऑपोजिट स्पिन के साथ होंगे, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉक। मैक्सिमम 2 आ सकते, एक भी आ सकता है, यस। अगर दूसरा आएगा तो वो फिर ऑपोजिट स्पिन के साथ आएगा। ये 3 बातें। अब इन्हीं 3 बातों को बुनियाद बनाओ और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके 3 रूल्स हम पढ़ने जा रहे हैं। 3 रूल्स, और मैं वैसे उसको बता देता हूं। एक को हम कहते हैं ऑफबा, AUFBAU, ऑफबा प्रिंसिपल। एक को हम कहेंगे पॉली एक्सक्लूड कर दो, निकाल दो प्रिंसिपल। और एक आ गया हुंड्स रूल, फ्रेडरिक हुंड्स रूल। ये तीन रूल या प्रिंसिपल्स हैं विच हेल्प मी टू अकोमोडेट टू अरेंज द इलेक्ट्रॉन इन एटम। ये मुझे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हेल्प आउट करेंगे। इनको पढ़ने से पहले ना मैं एक और भी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये मैं तब तक नहीं पढ़ा सकता आपको जब तक मुझे ऑर्डर ऑफ सब शेल, एनर्जी ऑर्डर ऑफ सब शेल नहीं आता होगा। ये बड़ी अहम बात कर रहा हूं। मेरे पास एक रूल है, विस वेसर N+L रूल। विस वेसर मैंने अपनी तरफ से ऐड किया, आप ना N+L रूल, बड़ा इंपॉर्टेंट N+L रूल। ये रूल हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है एनर्जी ऑर्डर ऑफ सब शेल्स कह लो, मोस्टली बुक्स कहती है ऑर्बिटल। ये फड्डा नहीं हमारा खत्म होगा कि सर ऑर्बिटल्स और सब शेल में क्या फर्क है। मैं जितना मर्जी आपको समझा दूं, मैं अगर आपको समझाऊं ना कि जो छतरी है, अम्ब्रेला है, वो बंद, तो वो है सब शेल। अभी बाहर आप निकले, बारिश हो रही है, उसी अम्ब्रेला को खोल लो, वो खुल गई, अब वो हो गया ऑर्बिटल। उसको बंद कर लो, वो सब शेल, ठीक है ना। अब ये उस अम्ब्रेला की छतरी की बंद है, अब वो 3 डायमेंशनल स्पेस में चली गई, खुल गई, एक्सपेंड, दैट इज द, अब बंद है तो सब शेल, खुल गई ऑर्बिटल्स। अच्छा बहरहाल ये ना वक्त के साथ साथ समझेंगे। तो एनर्जी ऑर्डर ऑफ सब शेल्स या ऑर्बिटल। अब एक मेरी बात को सुनना, जब वो पड़ी है छतरी है, खुल गई छतरी है, अब वो छतरी चेंज तो नहीं होगी क्या खोलने पर वो छतरी नहीं रही, वो नई चीज बन गई? नहीं, वही चीज है, छतरी पहले भी थी, छतरी बंद होगी, छतरी खुल है तो छतरी ना। सब शेल्स जब छतरी बंद है, ऑर्बिटल्स जब वो खुल गई। तो ऑर्बिटल, सब शेल, छतरी, खुल गई बंद, खुल गई बंद, दिस वन इज द सब शेल एंड ऑर्बिटल। अच्छा अब आओ एनर्जी ऑर्डर, किस सब शेल का एनर्जी कम है, किसकी ज्यादा, किसकी उससे ज्यादा, क्या तरतीब है, कैसे पता चलता है? वो कहते हैं ये 2 रूल्स आप फॉलो करें। जब तक आपको ना सब शेल का एनर्जी ऑर्डर नहीं आएगा, आप किसी भी प्रिंसिपल को बुनियाद बनाकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ही नहीं सकते। इसका मतलब है ये वो बुनियादी चीजें। अच्छा मेरे पास सब शेल हैं,
सब शेल है। देखना ये ना ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और ये ऊपर एनर्जी बढ़ रही है। ये फर्स्ट शेल आपके पास, यहां से ना ये इतना फर्स्ट शेल है, और ये आपके पास फिर सेकंड शेल आ गया इतना, ये आपके पास फिर थर्ड शेल आ गया, ये थर्ड शेल है। ये मैं शेल आपको बता रहा हूं। अब ये सर्कल पूरा बना लो, सर्कल मेरे पास नहीं टाइम है सर्कल बनाओ। ये आपके पास फर्स्ट शेल है, n = 1, ये फर्स्ट शेल है इतना, ये सेकंड शेल आ गया, n = 2, ये थर्ड शेल आ गया, n = 3, n = 3। ये अब ना ये तो मैंने शेल या ऑर्बिट बता दी। अब सब शेल पे आ जाओ। इसमें एक ही सब शेल है और वो है 1s। इसमें एक है 2s और एक है 2p। इसमें है 3s, 3p, 3d एंड सो ऑन। अब ना ये मैं वैसे लिख रहा हूं, अभी मैंने इन सब शेल को एनर्जी ऑर्डर के लिहाज से अरेंज नहीं किया। ये तो मैं वैसे आपको समझा रहा हूं कि ये न्यूक्लियस के पहला दायरा फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट का साइज छोटा, सेकंड ऑर्बिट का साइज बड़ा, थर्ड ऑर्बिट का साइज और बड़ा। फर्स्ट ऑर्बिट में एक सब शेल, सेकंड में 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 4 सब शेल एंड सो ऑन। दीज आर द सब शेल्स। अब इन सब शेल को आपने अरेंज करना है, किसकी एनर्जी कम, किसकी ज्यादा, किसकी। अब आप मुझे क्या कहेंगे, सर हमसे क्यों अरेंज करवा रहे? अरेंज आपने कर तो दिया है, मैंने क्या अरेंज किया है? मैं क्या कह रहा हूं, 1s न्यूक्लियस के करीब मैं कह रहा हूं इसकी एनर्जी कम है, इसकी ज्यादा, इसकी उससे ज्यादा, इसकी उससे ज्यादा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो फिर वो कहते हैं कि अगर आप इनको एनर्जी ऑर्डर के लिहाज से अरेंज करना चाहते हैं ना, यू हैव टू फॉलो दीज 2 रूल्स। आपको ये 2 रूल्स फॉलो करने होंगे। चले आइए इन रूल्स को फॉलो करके मैं इन सब शेल का एनर्जी ऑर्डर के लिहाज से इसको अरेंज करता हूं। देखो पहला क्या है, सब शेल। आज मैं सब शेल को साथ ही क्या बोलता जा रहा हूं, ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n+l वैल्यूज। वो कहते हैं जिसकी n+l वैल्यू सबसे कम है उसको पहले, उसकी एनर्जी सबसे कम है, n+l। ये n क्या है, ये n क्या है, ये n+l ये क्या है बेटा जी? इसमें जो n है दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जो l है दैट इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब जरा सुनना, मेरे पास है 1s, मेरे पास 1s। इसमें बेटा ये जो 1 है ना, 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ n, और s के लिए l की वैल्यू क्या आती है? 0। यानी इसमें जरा देखना, मैं आपके लिए आसानी करता हूं। मैं इधर n लिखता जाता हूं, इधर l लिखता जाता हूं, और इधर n+l दोनों को सम लेता जाता हूं। सुनना मैं क्या कहता हूं, यहां से आगाज करो। 1s, इसके n की वैल्यू क्या है? 1, और s के लिए l की वैल्यू क्या है? 0। तो 1 + 0 दैट इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसका मतलब है 1s की n+l वैल्यू 1 है, जो सबसे कम है, लिहाजा 1s को पहले लिखेंगे। अच्छा, इससे ग्रेटर देन, इससे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? जिसकी n+l वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। अब इस पे आओ, 2s पे। इसमें ये जो 2 लिखा मैंने, 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ n, यहां पे 2 पुट करो, और s के लिए l की वैल्यू क्या है? 0। तो 2 + 0 दैट इज इक्वल टू 2। ये देखो ना, n+1, n 2 प्लस ये 0, 2 आ गया। अब इसका मतलब है ये आपके पास 1s के बाद मैं क्या लिखूंगा? 2s। अच्छा जी, इट्स ओके। इससे ज्यादा एनर्जी, अभी मैं इसको फॉलो कर रहा हूं। पहला रूल क्या करता है? सब शेल्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n+l वैल्यू। सब शेल्स को आपने अरेंज, ये सारे सब शेल्स हैं। कैसे अरेंज करना है? जैसे जैसे इनकी n+l वैल्यू बढ़ती जाएगी। इस 1s की n+l वैल्यू 1, 2s की n+ वैल्यू 2, इसकी कम, इसकी ज्यादा। जिसकी n+l वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम, जिसके n+l वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। इट्स ओके, आगे बढ़ो। अब ये 2p आ गया, 2p। अब n की वैल्यू 2, p फॉर p द वैल्यू ऑफ l इज 1। ये पीछे अज़ीमुथ में पढ़ा के आया हूं। 2 + 1 3। अब एक फड्डा आ गया, फड्डा। अगली बात, इसको जरा इन दोनों को अकोमोडेट करना, दोनों को। ये 3s के लिए n की वैल्यू 3, और s के लिए l की वैल्यू 0। तो ये भी कितना आ गया? 3। अब यहां पे फड्डा आया। फड्डा क्या है? देखो,
1s की वैल्यू 1 कम है, 2s की 2 बढ़ गई। अब यहां पे फड्डा क्या आ गया, इन दोनों की इन दोनों की 2p और 3s, इन दोनों की n+l वैल्यू क्या आ गई, सेम। अगर सेम आ गई, हमारे पास दूसरा रूल हुआ, इफ टू सब शेल्स हैव द सेम n+l वैल्यूज। अच्छा, 2p 3s, ये दो सब शेल्स हैं, इन दोनों की n+l वैल्यू सेम है, 3 सेम है। अब क्या करना है, देन दैट सब शेल इज प्लेस्ड फर्स्ट। फिर आपने इन दोनों में से उसको पहले लिखना है whose n वैल्यू स्मॉलर, जिसकी n की वैल्यू कम होगी। इसकी n की वैल्यू 2 है, इसकी n की वैल्यू 3 है, इसकी n की वैल्यू कम है। तो इसका मतलब है इसके बाद फिर आपके पास क्या आएगा, 2p, और उसके बाद फिर आपके पास क्या आ गया, 3s। ये आ गया। ये चीजें आप अरेंज करते हैं। अब आगे बढ़ो। अब आपके पास बड़ी खूबसूरत बात, मैं अगर ना फोर्थ भी शामिल कर लूं, फोर्थ भी 3p 3d, इसके बाद 4s 4p 4d और 4f आ जाएगा। अब जरा देखना, 3p n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई 3, n ये 3 n की वैल्यू, और फॉर p द वैल्यू ऑफ l इज 1, 3 + 1 4, इट्स ओके। अब यहां पे 3, ये 3 आ गई, और d फॉर d द वैल्यू ऑफ l इज 2, 3 + 2 5, ये। अब इस पे आना 4 n की वैल्यू 4, फॉर s द वैल्यू ऑफ, ये भी आ गई 4। अब ना इन दोनों की वैल्यू सेम है, 4 और 4, किस की, 4s और 3p, इन दोनों की n+l वैल्यू कितनी, 4। अब हमने देखना है कि इन दोनों में से पहले किसको रखना है। इफ टू सब शेल्स हैव सेम n+l वैल्यू, अब 4s और 3p दोनों की n+l वैल्यू सेम है, कितनी है, 4 है। देन दैट सब शेल इज प्लेस्ड फर्स्ट, आपने इन दोनों में से उसको पहले रखना है whose n वैल्यू स्मॉलर। अब इसकी n वैल्यू क्या, 3, इसकी n वैल्यू क्या, 4, तो 3 पहले आएगा। तो इसके बाद आप क्या आएंगे, 3p, और फिर आप क्या आएंगे, 4s। तो ये आपके पास आगे फिर ना ये करते जाओ ना, मैंने तो आपको समझा दिया। ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये वाला, दिस वन इज अकॉर्डिंग टू द n+l रूल। ये जो मैंने ये तरतीब दी है ना, इसको आप नेगेट करें, आप इसकी तरफ आए, इसको देखिए। ये सारी तरतीब क्या कह रही है कि 1s इसकी एनर्जी सबसे कम है, यानी दिस इट हैज द लोएस्ट एनर्जी सबशेल सबसे कम इसकी है। और फिर ज्यादा ये देखो ना एरोहेड, मैं आपका एक काम आसान करूं, अगर आप मुझे कुछ टाइम दे तो ये जो तरतीब लिखी हुई है, अब आप कहेंगे सर ये तो बड़ा मुश्किल है, हम ये इतनी कैलकुलेशन करते फिर, और इतनी सारी कैलकुलेशन करने के बाद फिर हमें पता चलेगा कि सब शेल का एनर्जी ऑर्डर क्या है और हमने सब शेल को कैसे अरेंज करना है। सर ये बड़ा टाइम लगेगा, कोई शॉर्टकट है? हाँ है, अगर मैं मौजूद हूं तो शॉर्टकट तो होगा, वो तो मैं बताऊंगा अपने बच्चों को। शॉर्टकट क्या है, आपने चार लफ्ज याद करने हैं, आपको आते भी है। एक लफ्ज स्कूल, जहां पे आप पढ़ते थे, स्कूल, इट्स ओके, स्कूल पहला लफ्ज। पब्लिक स्कूल दूसरा लफ्ज आ गया, स्कूल पब्लिक स्कूल। तीसरा डिविजनल पब्लिक स्कूल, जिसे आप डीपीएस कहते हैं, डीपीएस। तो पहला स्कूल, फिर मैंने क्या बोला, पब्लिक स्कूल, फिर मैंने क्या बोला, डिविजनल पब्लिक स्कूल, आखिरी फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। इट्स ओके। मैंने क्या कहा, मैंने देखना मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं स्कूल, ऐसे लिख रहा हूं, स्कूल थोड़ा सा गैप देना, स्कूल पब्लिक स्कूल। आप एक काम कर रहे हैं, स्कूल को 2 दफा लिखा, स्कूल, एस छोटा डालना है, पी छोटा डालना है, डी छोटा डालना है, एफ छोटा डालना है। ये जो आपने एसपीडीएफ लिख रहे हैं ना, एसपीडीएफ, ये स्मॉल लेटर यूज करते हैं। तो स्कूल 2 दफा स्कूल बोला आपने, पब्लिक स्कूल 2 दफा आपने पब्लिक स्कूल बोला। आगे डीपीएस, ये भी 2 दफा, जी डीपीएस, इट्स ओके।
डीपीएस डीपीएस, आगे एफडीपीएस फेडरल, एफडीपीएस एफडीपीएस। इट्स ओके। क्या कहा था? चार लफ्ज, स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। अब काम क्या करना है? आपने स्मॉल लेटर यूज करना है। कौन सा? SPDF, स्मॉल लेटर। और ये जो मैंने चारों लफ्ज बोले इनको दो दो दफा लिखना है। पहले स्कूल स्कूल 2 दफा, पब्लिक स्कूल दो दफा, डीपीएस यानी डिविजनल पब्लिक स्कूल, डीपीएस 1 दफा, डीपीएस 2 दफा, एफडीपीएस 2 दफा, एफडीपीएस। इट्स ओके। ये पहली बात, मेरी बात। अब दूसरी बात, छोड़ देनी बात साथ। अब आपने इनको नंबरिंग करनी है। एस की नंबरिंग 1 से स्टार्ट करनी है। एस की नंबरिंग 1 से, यानी एस की नंबरिंग आपने 1 से स्टार्ट करनी। तो बेटा जी 1 2 3 4 5 6 7 8। एस की नंबरिंग 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8s यानी ये एस ऑर्बिटल, एस सबशेल 8वें ऑर्बिट से ताल्लुक रखता है। 1s ये वो एस सबशेल है जो फर्स्ट ऑर्बिट से ताल्लुक रखता है। ये जो सार मैंने 1 2 3 लिखा, ये इनका ऑर्बिट नंबर है। ये जो कोएफिशिएंट लिखा ना 4, ये कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट किसको जाहिर कर रहा है? कोएफिशिएंट इनके ऑर्बिट को जाहिर करता है। अच्छा चलें, एस को 1 से शुरू किया। पी की नंबरिंग आपने 2 से शुरू करनी, 1 से नहीं 2 से, यानी पी को आपने 2 से, 1 से नहीं, 2p 3p 4p 5p 6p 7p। अब आपका सवाल है सर पी को हम 2 से क्यों शुरू कर रहे हैं? ओ भाई फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ एस सबशेल होता है, पी नहीं होता। तो पी सबशेल का आगाज किससे होता है? सेकंड ऑर्बिट से। तो मैं जो पी को 2 से शुरू करना, और डी का आगाज किससे हो रहा है? थर्ड शेल से। तो मैंने डी को किससे स्टार्ट करना है? 3 से। तो डी को 3 से शुरू करो, 3 और उसके बाद ये 4 और ये 5 और ये क्या आ गया? 6। इट्स ओके। अच्छा एस को 1 से स्टार्ट किया, पी को 2 से स्टार्ट किया, डी को 3 से स्टार्ट किया, और अब एफ को किससे स्टार्ट करोगे? 4 से। एफ यहां पे आता है, यहां पे। तो एफ को 4 से, ये आपके पास आ गया जी, ये 4f और ये आपके पास क्या आ गया? 5f। इट्स ओके। ये अब ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ना, यही ऊपर मैंने आपको ये सारा पढ़ाया है। ये क्या है? अगर आप यू एरो डालना है, ये वाला, ये वाला, ये डालना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 3s की एनर्जी कम है, 3p की एनर्जी ज्यादा। ये सारे का सारा, और इस तरह आपने ये बता दिया। ये जो मैंने आपको समझाया ना, ये जो टोटका आपको बताया, ये वाला टोटका, ये टोटका, इससे रेलेवेंट बहुत सारे बेइंतहा एमसीक्यूज आते हैं। बेइंतहा एमसीक्यूज, इतने एमसीक्यू आपके सोच से भी बड़े। पहला एमसीक्यू क्या आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग सबशेल इज नॉट पॉसिबल? कौन सा सबशेल पॉसिबल नहीं है? ऑप्शन ए 2D, ऑप्शन बी 5p, ऑप्शन सी 6f और ऑप्शन डी 1s। इनमें कौन सा पॉसिबल नहीं है? 5p, yes, we have the 5p, we have the 5p, yes, it is, we have 6x, साफ ज़ाहिर है। ये हमारे पास 4f, ये 5f और आगे जाएंगे 6f आएगा। इट्स ओके। आगे आपके पास 5p, 1s, yes, that is the first one। 2D नहीं होता, क्योंकि D कहां से? ना 1 में D है, ना 2 में D है। D कहां से शुरू हो रहा है? 3 से। तो D हम कहां से शुरू कर रहे हैं? 3। इसका मतलब 2D नहीं होता। ये आपका ऑप्शन आ गया। अगली बात, अब इनमें ना अपने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, और आपको पता है इसमें 2, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन, पता है आपको। अब सवाल वाला क्या आता है? बताओ अगर 7s ये फिल हो जाए तो अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? भाई जब ये फिल हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन उससे अगले वाले में जाएंगे, और इससे अगले वाला कौन सा है? 5f। तो वो 5f के साथ साथ 3 और ऑप्शन भी दे देते हैं। यानी अगर आपसे अक्सर क्वेश्चन क्या आता है
कि बताएं अगर अगर 4p फिल हो गया, 4p अगर ये फिल हो गया है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो अब मजीद इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो वो किस सब शेल में जाएंगे? तो 4p के बाद क्या आता है? 5s। तो आंसर आता है 5s में जाएंगे, और वो 5s के साथ साथ 3 और आपको ऑप्शंस देता है। तीसरी बात, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चुटकी में किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में ये जो टोटका है ये आपको मिनटों में काम आएगा। मैं कोई भी, आप कैल्शियम है एटॉमिक नंबर 20, सर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैं कहूंगा स्कूल पढ़ो, स्कूल पब्लिक स्कूल पढ़ो, इस तरह अरेंज करो, नंबरिंग करो, अब इलेक्ट्रॉन लिखना शुरू करो, चुटकी में आपके पास आ जाएगा। इस पे प्रैक्टिस आती है। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया? अभी तक मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मानी बताए, मैंने आपको ये 3 बातें बताई जो आपको ऑलरेडी पता थी, मैंने उन रूल्स का जिक्र किया जो अभी मैंने नहीं पढ़ाए, जो मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूं। मैंने आपको बताया कि इन रूल्स को पढ़ने से पहले, इन प्रिंसिपल्स में इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें हेल्प आउट करने, इनको पढ़ने से पहले हमें n+l रूल आना चाहिए। ये क्या हमें बताता है? ये हमें सब शेल का एनर्जी ऑर्डर बताता है कि सब शेल की एनर्जी कम, किसकी ज्यादा, तो सब शेल का एनर्जी ऑर्डर जब तक मुझे नहीं ना आएगा, सब शेल या ऑर्बिटल, जब इनका एनर्जी ऑर्डर नहीं आएगा, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको समझ ही नहीं सकता। अब ना ये जो n+l रूल है, इसके 2 पॉइंट्स हैं, और वो दोनों पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए। अब मैंने ना ये सारी बात इतनी समझाने के बाद ना आपको इस सारी गुफ्तगू का शॉर्टकट बताया। मैंने कहा जितनी ये मैंने गुफ्तगू की है ना, अगर मैं समंदर को कूजे में बंद करूं तो यही बात आती है। और ये क्या था? स्कूल पब्लिक स्कूल, ये मैंने आपको टोटका बताया, और इससे रेलेवेंट बहुत सारी बातें पूछी जाती। अब हम आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको क्या पढ़ाना चाहता हूं? मैं आपको ये तीनों के तीनों रूल या प्रिंसिपल बता। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ऑफ-बाह प्रिंसिपल। स्टूडेंट पहले तो ना ऑफ-बाह, अच्छा बात साहब हमारे ज़हन में क्या आता है कि ऑफ-बाह किसी साइंटिस्ट का नाम है। नो, जैसे मैं कहूं ना, पॉली इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, हुंडजी इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, ऑफ-बाह इज नॉट द नेम ऑफ एनी साइंटिस्ट। ये पहले अपने ज़हन से बात निकालो। ऑफ-बाह किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये पहले। ऑफ-बाह इज एक्चुअली अ जर्मन लैंग्वेज वर्ड। ये जर्मन जुबान का लफ्ज है, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिल्ड अप, या इसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन। ये एक ना सिर्फ एक कलर। अच्छा, इसके पीछे कोई ना कोई राज तो होगा। 2 बातें याद रखनी ऑफ-बाह प्रिंसिपल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। बिल्ड अप या बिल्ड, सम बुक्स आर बिल्ड अप, सम बुक्स से बिल्डिंग अप, जो मर्जी। तो दिस इज द बिल्ड अप और बिल्डिंग अप, दोनों। दिस इज द बिल्ड अप या बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। अच्छा, ये हमें क्या बताता है? ये हमें अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्ट्रीब्यूशन कह लो, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल, और मैं एक बहुत बड़ी बात कहने लगा हूं, और ऑर्बिटल्स। आप कहेंगे सर ये बड़ी बात क्यों है? ये आपके लिए तो बड़ी बात नहीं है ना, हमारे लिए इसलिए बड़ी बात है कि इस पे बहुत ज्यादा इख्तलाफ है। लोग कहते हैं ये जो ऑफ-बाह प्रिंसिपल है ना, ये सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है, अरेंजमेंट है। मैं कहता हूं यार वो जो सब शेल है वो ऑर्बिटल्स ही तो हैं। मैं नहीं, बहुत सारी बुक्स कहती है बहुत सारी ऑथेंटिक बुक्स कहती है, उसकी बेस पे मैं अपना ना एक जो है वर्जन बनाता हूं ना। अच्छा, अब एक तो ये बात आ गई, पहले क्लियर होगी, ऑफ-बाह कोई साइंटिस्ट नहीं है, ये एक जर्मन। अब अगली बात बड़ी खूबसूरत है, ये क्या मतलब है बिल्ड अप? इसका मतलब बिल्ड अप है, तो बिल्ड अप से क्या मुराद है? बेटा जी, बिल्ड अप से मुराद है एक्चुअली, ये मेरी बात को ज़हन में बैठाना है। ऑफ-बाह प्रिंसिपल इज अ सेट ऑफ 3 रूल्स। ये 3 रूल्स का एक सेट है। उन 3 रूल्स को इकट्ठा कर लो, बिल्ड कर लो, इकट्ठा कर लो, वो ऑफ-बाह प्रिंसिपल बन जाए। तो व्हाट इज ऑफ-बाह प्रिंसिपल? ऑफ-बाह प्रिंसिपल इज एक्चुअली अ सेट ऑफ 3 रूल्स। क्या है? इट इज a set of ऑफ-बाह प्रिंसिपल। ऑफ-बाह प्रिंसिपल इज a set of following three rules। इन 3 रूल्स का कॉम्बिनेशन।
आपने इनको याद नहीं करना। क्यों याद नहीं करना? याद नहीं करना, कोई जरूरत नहीं याद करने की, सिर्फ समझ लो क्या कहते हैं। आप कहेंगे सर हमें तो पता है रूल्स का। पहली बात, इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन द ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी फर्स्ट। आपने अभी अभी तो पढ़ाया आपको। ऑर्बिटल मीन सब शेल। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल या सब शेल में जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम है, सबसे पहले वो फिल होगा। यानी अभी जो मैंने आपको पढ़ाया ना स्कूल पब्लिक स्कूल, उसमें सबसे पहले जो है 1s फिल होगा, उसके बाद 2s। क्यों जी 1s क्यों होगा? क्योंकि 1s की एनर्जी सबसे कम है। ये तो अभी बात हमने पढ़ी है। अगली बात, इलेक्ट्रॉन्स कैन होल्ड आइदर ऑर्बिटल्स कैन होल्ड आइदर 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन। मैं आपको कहता नहीं, किसी भी ऑर्बिटल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल चाहते हैं कि उनके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ही आए, क्योंकि जब दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है रिपल्शन होती है। रिपल्शन जहां भी होती है अनस्टेबिलिटी आ जाती है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा स्टेबिलिटी, 2 आ गया अनस्टेबिलिटी। इसका मतलब है पहली तो बात, ऑर्बिटल चाहता है 1 इलेक्ट्रॉन, एक आता जाए। चलें आप कहते हैं नहीं हमारे पास हैं 2, हम 1 कहां से लाएं? तो फिर अगर 2 आएंगे देन दे विल बी इन अपोजिट स्पिन, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ये पहले पढ़ा चुका हूं, ये दोनों बातें मैं आपको बता चुका, नहीं कोई बात नहीं। इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई ऑर्बिटल एट द सेम सब लेवल सिंगली बिफोर दे पेयर अप। अब ये जो बात है ना, ये जो बात, दिस इज द हुंड्स रूल। ये मैं आपको हुंड्स रूल बताऊंगा। इन तीनों को इकट्ठा कर लो, ये सेट ऑफ दीज रूल्स, इनको इकट्ठा कर लो, दैट इज कॉल्ड द ऑक्वा प्रिंसिपल। हकीकत ये है, हकीकत। हमारी बुक्स उसको तरोड़ मरोड़, अब उसको बिल्कुल बिल्कुल एक और एंगल पे। और हमारी बुक्स क्या कहती है? मैंने कहा इसको याद नहीं करना, समझना, किसी और को बता देना। ये तीनों बातें वैसे भी आपको आनी चाहिए। हमारी बुक्स क्या कहती है? हमारी बुक्स ये कहती है द इलेक्ट्रॉन शुड बी फिल्ड इन एनर्जी सब शेल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यूज। वही ना, पहले आपने उस सब शेल में इलेक्ट्रॉन रखने हैं जो सबसे नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर। जैसे जैसे सब शेल का एनर्जी ऑर्डर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप उसमें इलेक्ट्रॉन को फिट करते हैं। ये लिखा हो, यही तो बातें मैं भी बता रहा हूं। अच्छा, एक तो ये आ गया, दिस इज द ऑफ-बॉब प्रिंसिपल। फिर ऑफ-बॉब प्रिंसिपल के मुताबिक आप इलेक्ट्रॉन को 1s 2s इस तरह आप रखेंगे। वी हैव अनदर द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल। लेकिन ये बात समझाते हुए मुझे तो बड़ी बड़ी दिक्कत होती है। लफ्ज पॉली क्या है, एक्सक्लूजन क्या है, प्रिंसिपल तो पता चल गया ना। पॉली ना, ही वाज ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट, AUS, ऑस्ट्रियन, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रियन। एक होता है ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, वो जो सबको हरा देती। और एक है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ये तो एक अलग कॉन्टिनेंट है, अलग बर्रे आज़म है ना। ये जो ऑस्ट्रिया है ये यूरोपियन कंट्री है, यूरोप का एक मुल्क है। तो जो ऑस्ट्रिया है उसका ये साइंटिस्ट था, ही वाज ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट एंड द नेम ऑफ दिस, द कंप्लीट नेम इज वुल्फ गैंग पॉली, PAULI, पॉली। और डेट है 1925 में इसने अपना ये एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया। अब एक लफ्ज आ गया, ठीक है, ये लफ्ज पॉली हो गया। अब लफ्ज क्या है? आप कहेंगे सर असल तो बात बताए ना, ये एक्सक्लूजन किससे है? एक्सक्लूजन का लफ्ज आ गया एक्सक्लूडेड को उर्दू में कहते हैं खारिज करना। ये रख लो चीजें, इसको एक्सक्लूड कर दो। ये आपके पास ना 10 चीजें पड़ी हैं, तो मैं कहूंगा यार ये ना ये 9 रख लो, इसको एक्सक्लूड करो, इसको बाहर से निकाल दो, निकाल देना। तो किसको निकालना है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। बाहर सुनना वो क्या कहता है, ये ना वो क्या कहता है, पॉली क्या कहता है? पॉली कहता है हजूरे वाला, बात को सुनना, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। बात मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये मैं बात आपको जो बता रहा हूं ना, अभी कुछ देर के बाद मैंने इसी को एक नए अंदाज में कहना है। आप कहेंगे नो सर जी, पहले आपने कुछ कहा, अब आप कुछ कह रहे हैं। हालांकि मेरी नजर में मैं वही बात कर रहा हूं। जरा सुनना, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। एक एटम में ना 11 इलेक्ट्रॉन है, तो उनमें से कोई से 2 इलेक्ट्रॉन ले लो,
वो कहता है कि उन दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, सेम नहीं हो सकती। पहले बात को सुनना, मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं ना आगाज करता हूं हीलियम से, बड़ी खूबसूरत एग्जांपल, हीलियम। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, मैं लिख देता हूं 1s2। ये मैं मजीद जरा ना इसको बेहतर करता हूं। मेरे पास ना ये ऑर्बिटल बॉक्स है, इसे कहते हैं ऑर्बिटल बॉक्स, ऑर्बिटल बॉक्स। ये एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, ये 1s ऑर्बिटल। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन ये, मैं पूरा इलेक्ट्रॉन यूं, एक इलेक्ट्रॉन ये। तो हीलियम एक एटम है, एन एटम, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये आ गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप इन दोनों इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर की वैल्यूज चेक करो, चारों क्वांटम नंबर। आप कहेंगे सर मैं कैसे चेक करूं? लो, मैं आपके साथ नहीं हूं। आप ना पहले इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ो, ये वाला। आप इससे पूछो तुम्हारे एन की वैल्यू क्या है, वो कहेगा जी एन की वैल्यू ये लिखी नहीं, आपको नजर नहीं आ रही, 1 है। अब वो मैं कहूंगा एल की वैल्यू बताओ। एन मीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल मीन एजिम्यूथल क्वांटम नंबर। अगर आप एल की वैल्यू उससे पूछो ना इस इलेक्ट्रॉन से, वो कहेगा नजर नहीं आ रही, ऐसा नहीं लिखा हुआ। और एस के लिए एल की वैल्यू क्या है? 0 है। हम कहते हैं गुस्से वाली इसमें कौन सी बात है? एम की वैल्यू, भाई एम की वैल्यू डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ एल। आपने पढ़ा नहीं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में 2l+1, और वहां पे एस की वैल्यू क्या हम लाते हैं? 0। अब अगली बात, मैं कहता हूं तुम्हारे स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है? ये प्रिंसिपल, एजिम्यूथल, मैग्नेटिक, नॉर स्पिन क्वांटम नंबर। हम इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। अब ये ऊपर से नीचे है, क्लॉकवाइज है, तो इसकी स्पिन क्वांटम नंबर +½ आएगी। ओह इट्स ओके, आई हैव दिस सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर दिस इलेक्ट्रॉन, द फर्स्ट वन। नाउ वी मूव टुवर्ड द सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये वाला, ये वाला। अब इस इलेक्ट्रॉन से चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू पूछो। एन वो कहेगा 1 है, 1, ये वाला। एल वो कहेगा 0 है भाई, एस है। एम, अगर एल 0 तो एम भी 0 होगा। और एस क्या है? एस स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये ना एंटी क्लॉकवाइज है, काउंटर क्लॉकवाइज, तो इसके एस की वैल्यू क्या होगी? -8। मेरा आपसे एक सवाल, मेरा आपसे ये सवाल कि 2 इलेक्ट्रॉन जो हीलियम एटम में मौजूद हैं, क्या इन दोनों की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है? आप कहेंगे सर एन तो सेम है, एल भी सेम है, एम भी सेम है, हां एस सेम नहीं। तो मैक्सिमम कितने क्वांटम नंबर की वैल्यू एक जैसी है? 3 की। डिफरेंस कहां पे आ गया? चौथे पे। क्यों डिफरेंस आया? पता क्यों आया? वो इसलिए कि इस ऑर्बिटल में एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या इस एटम में, हीलियम के एटम में, इन दोनों इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर वैल्यूज सेम है? आंसर है नहीं। दिस इज द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगली बात चलें। मेरे पास ना सोडियम है, सोडियम, मैं लफ्ज एक्सक्लूजन भी समझाना है ना। मेरे पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। क्या? 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz, और ये 2, 4, 6, 8, 10 और 3s1। लो जी, ये 11 इलेक्ट्रॉन है, 11। ये जो मैं एक ऊपर से नीचे शो करता हूं, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, 3, 4, ये 11 इलेक्ट्रॉन है। आप इनमें से कोई से 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, कोई से 2। आपने इसकी बात करो, चलें, ये एक ये इलेक्ट्रॉन और कोई से एक ये इलेक्ट्रॉन। चले, ये मैं 2 की बात करता हूं। आप इन दोनों इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू देखो। इसकी जो वैल्यू है, इसकी ये 1, एन की वैल्यू इसकी क्या आ गई? 3, ये 3 है। और एल की वैल्यू, फॉर एस द वैल्यू ऑफ एल इज 0, और अगर एल 0 होगा तो एम भी 0 होगा। और ये चलें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी है, तो इसके एस की वैल्यू सपोज +½ आ गई, या चले -½ आ गई, सपोज, कोई ना कोई तो लिखनी, प्लस माइनस दोनों में से एक मैं लिखूंगा। ये इस इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू। अच्छा मेरी बात तो सुनना। एक लफ्ज क्या है? एक्सक्लूजन, खारिज कर दो, निकाल दो। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन, इसकी चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू ये आ गई। अच्छा, अब आप एक काम करो, आप इस इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू, इसकी, ये 11 इलेक्ट्रॉन है ना, एक की मैंने लिख दी, बाकी 10 की आप खुद ऐसे लिखो, खुद लिखो। एक्सक्लूजन,
खारिज कर दो, खारिज कर दो। भला क्या होगा? ये जो इस इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू है ना, वो बाकी 10 में से किसी और की भी ऐसी नहीं हो सकती। किसी और की भी, किसी और की ऐसे नहीं हो सकती। कोई ना कोई चेंज जरूर होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जब आप इन सब 11 के 11 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज लिखोगे ना इस तरह, तो इस जैसी किसी की नहीं होगी। यानी इसकी इसको खारिज कर दो, ऐसी नहीं किसी को होगी। एक्सक्लूड कर दो, एक्सक्लूड, ये नहीं होगी। बाकी इनकी इससे डिफर करेगी। एक्सक्लूड भी ऐसी नहीं हो सकती, इसको खारिज कर। कहना क्या चाहता हूं मैं? यही कहना चाह रहा हूं ना कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं आती। मैक्सिमम कितनी सेम आती है? मैक्सिमम सिमिलैरिटी, मैक्सिमम सिमिलैरिटी जो है ना, वो है 3 क्वांटम नंबर की, 3 की। एन सेम हो सकता है, एल सेम हो सकता है, एम सेम हो सकता है। डिफरेंस कहां पे आ गया? डिफरेंस आएगा, वो आएगा एस पे। एक का एस क्या होगा? +½ एक का एस क्या होगा? -½ यहां पे डिफरेंस आएगा। जहां डिफरेंस आएगा, क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बट दे विद अपोजिट स्पिन। अब इसी बात को, ये जो मैंने कहा ना, इसको आप पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की सेकंड स्टेटमेंट कह दो। दिस वन इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा? एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। तो ये बात, और वो देखो वो क्या लिखा है, एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन यानी जो एक इलेक्ट्रॉन की जो चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू आएगी, वो किसी और की नहीं आ सकती। यानी इस ये जो पेयर ऑफ, ये जो आपके पास आया ना, वो कहते हैं सेट ऑफ क्वांटम नंबर। ये जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर है ना, ये बाकी सबसे एक्सक्लूड कर दो। एक्सक्लूड का मतलब है ऐसा किसी और का नहीं होगा। एक्सक्लूड करो, ऐसा नहीं होगा। और फिर मैंने कहा मैक्सिमम सिमिलैरिटी कितनी आ सकती है? वो 3 तक आ सकती है। जैसे मैंने ये हीलियम के केस में, डिफरेंस कहां आएगा? जब वो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक एस पॉजिटिव, एक एस नेगेटिव। दिस वन इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड दिस वन इज द सेकंड स्टेटमेंट ऑफ। दोनों आपको याद करना आसान है। होर्न्स रूल इज द डीजेनरेसी रूल। डीजेनरेसी, इसको हम कहते हैं, दिस इज द degeneration rule. It tells us the valency. बढ़िया वैलेंसी। मैं तो वैलेंसी को कहता हूं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बहरहाल ये मेरी अपनी डेफिनेशन है। तो बहरहाल ये मैं वैलेंसी के बारे में बता रहा हूं। होर्न्स रूल डीजेनरेसी का रूल है। डीजेनरेट। अच्छा, होर्न्स, पहले तो हमें उसका इंट्रोडक्शन लेना है। होर्न्स का पूरा नाम जो था वो था फ्रेडरिक होर्न्स। फ्रेडरिक होर्न्स, एंड ही वाज जर्मन फिजिसिस्ट। और ये इसने 1927, कुछ बुक्स 28-27, ठीक है, इसमें इसने पहले समझो क्या कहता है। इफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, पहली कंडीशन वो कह रहा है कि जी ये रूल तब ऑपरेट करेगा अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। व्हाट आर डीजेनरेटेड? दोज ऑर्बिटल्स विद हैव सेम एनर्जी। ये एमसीक्यू में आता है। ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट। ये ना पहली बात जरा देर में, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स have same energy। ये पहली बात आ गई। अब ना थोड़ा मिसाल बताता भी चलो ना, एनर्जी साथ में बताता चलो। ये ना मेरे पास एक डायग्राम देखना, ये है 1s ऑर्बिटल, ये है 2s, ये है, इसको मैं 2px 2py एंड 2pz। अब जरा एनर्जी एरो नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ रही है। 1s की एनर्जी सबसे कम है, 2s की एनर्जी ज्यादा है। अब मेरा सवाल है, क्या 1s और 2s
क्या ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं? आंसर है नो। क्यों नहीं है भाई? इसकी एनर्जी कम है, इसकी ज्यादा है। तो डीजनरेट तो वो होते हैं जिनकी एनर्जी बिल्कुल बराबर है। ठीक है, अब ये मेरे पास 3 और ऑर्बिटल आ गए, 2px 2py, सेम लेवल पे, सेम एनर्जी लेवल, सेम। इसका मतलब है क्या मैं 2px 2py 2pz इनको डीजनरेट ऑर्बिटल कहता हूं? यस, दीज आर डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो पहली बात आ गई कि हुड्स रूल तब एप्लीकेबल होगा व्हेन यू हैव टू फिल द इलेक्ट्रॉन इन डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो ये पहली कंडीशन आ गई। बातों को समझा करो जो कह रहा हूं। इट्स ओके। इफ डीजनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल एंड मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी प्लेस्ड इन देम। अब ये मेरे पास डीजनरेट ऑर्बिटल्स है ना, इनमें मैंने एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने हैं, एक से ज्यादा। ये लफ्ज जो है ना, इसको हम डिस्कस करेंगे। वो कहता है दे शुड बी प्लेस्ड इन सेपरेट ऑर्बिटल। वो कहते हैं एक रखना तो यहां रख दो, 2 रखने ना 2 रखने, तो फिर उन दोनों को एक ऑर्बिटल में ना रखो, एक को इधर रखो, एक को इधर रखो। इट्स ओके, सेपरेट ऑर्बिटल्स में रखो। अच्छा 3 रखने हो तो क्या मैं 2 इसमें और 1 इसमें रख दूं? कहता नो 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 नो, आपने एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, और तीनों की स्पिन ऊपर हो, एक तरफ हो, या ऊपर हो या तीनों की स्पिन नीचे हो। तो मैंने क्या कहा कि अगर डीजनरेट ऑर्बिटल्स हो ये वाले एंड मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, 2 3 आपने प्लेस करने हैं, दे शुड बी प्लेस्ड इन सेपरेट ऑर्बिटल। तो अलग अलग पहले रखिए, 3 है ना, एक एक एक, 3 अलग अलग विद सेम स्पिन। या तीनों को ऊपर शो करो या तीनों को नीचे, रेदर देन पुटिंग देम इन सेम ऑर्बिटल। ऐसा ना करो कि आप उनको एक में रखो, बल्कि सेपरेट। दिस इज द हुड्स रूल। ऐसा मैंने अभी आपसे क्या बात की थी कि अगर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इट्स ओके, जब उसी ऑर्बिटल में दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है तो उनमें रिपल्शन होती है, और रिपल्शन से एनर्जी बढ़ती है, और जब एनर्जी सिस्टम की बढ़ती है तो अनस्टेबिलिटी होती है। तो फिर क्या है, अगर आपके पास ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ गया ना, और उसी लेवल पे 3 और ऑर्बिटल, 2 और ऑर्बिटल पड़े, एक और इलेक्ट्रॉन आया, तो उसको पहले के साथ अकोमोडेट ना करो, वहां तो वो रिपल्शन करेगा, साथ ले जाओ। एक और आ गया तो उनको पहले 2 के साथ ना लिखो, तीसरा खाली है ना, वहां ले जाओ। अब चौथा आएगा, अब इन तीनों में से कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। 5वां आएगा, इनमें से कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। जो मैंने बात की ना, जरा इसको सुन। ये सारा का सारा बेस किस पे करता है? ये स्टेबिलिटी लेवल पे। मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास ना, आपके पास ये कार्बन है, कार्बन, आपके पास कार्बन के बाद नाइट्रोजन है, आपके पास ऑक्सीजन है, फ्लोरीन मैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए दे रहा हूं, जरा सुनना मैं कहना क्या चाहता हूं। बेटा जी, आपके पास कार्बन है ना, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अब मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो कहता है 6 में से ना 2 इलेक्ट्रॉन यहां रख दो। इट्स ओके, ये 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब रह गए 4, 2 इलेक्ट्रॉन यहां रख दो, यहां तो कोई फड्डा ही कोई नहीं। ये जो मैं अरेंजमेंट कर रहा हूं ना, कि पहले 1s में 2 फिर 2s में 2, दिस इज अकॉर्डिंग टू अफबा प्रिंसिपल। अफबा क्या कहता है? पहले उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करो जो लो एनर्जी पे आए, फिर उसमें लाओ जो हाई आए। और एक और बात, मैं एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रख लूं अपोजिट स्पिन, ये किसके मुताबिक? ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के। अभी ना ये इसमें पहले, फिर इसमें ये अफबा, इसमें 2 अपोजिट स्पिन के साथ ये पॉली। अभी हुड्स नहीं शुरू हुआ। अब इलेक्ट्रॉन इसमें 2 आ गए, 2 इसमें आ गए। ये 6 में से कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो गए? 2 और 2 4। रह कितने गए? 2 रह गए, 2। मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। 2 एक से ज्यादा ही होते हैं ना। अच्छा, अब क्या करना है? क्या मैं उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, क्या मैं उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक ही ऑर्बिटल में यूं रख दूं? हुड्स हमारा सर ना फाड़ दे। वो कहते हैं ये क्या जुल्म है? ऐसा तो मैंने नहीं कहा। अगर आपके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो और ये आपके पास दीज आर द डीजनरेट ऑर्बिटल्स, तो आपने एक इसमें रखना है, एक इसमें रखना है। अब आप लोगों का सवाल क्या होगा? सुनना, आपका इंतहाई आला दर्जे का सवाल वाला क्या होगा? सर ये हमने px में रखा, py में रखा, सर क्या ऐसा हो सकता है कि हम px की बजाय pz में रखें? तो रख लो भाई, तीनों की एनर्जी क्या है? सेम। तीनों में 3 है ऑर्बिटल, 2px 2py 2pz, 3 है। तीनों में से किसी भी 2 में एक एक इलेक्ट्रॉन जाना है, और सेम स्पिन के साथ। दोनों ऊपर शो कर रहा हूं। अच्छा चलें, इट्स ओके। तो इसका मतलब है यहां पे मैं क्या करूंगा? यहां पे मैं करूंगा ये मैंने किया 2px, इसमें एक इलेक्ट्रॉन,
2py, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये 2py इसमें, और 2pz क्या है, वो तो एम्प्टी है, खाली है। अच्छा बहरहाल, अब ये जो कार्बन में ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट की ना, दिस वन इज वेरी मच अकॉर्डिंग टू हुड्स रूल। अच्छा अब यार नाइट्रोजन, वी हैव 7 इलेक्ट्रॉन, 7। अच्छा अब इसमें क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। 2 इलेक्ट्रॉन इधर, पहले डिस्कशन हो चुकी है। अब 2 और 2 4, 7 में से 4 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो गए, रह कितने गए, 3। अब उन 3 इलेक्ट्रॉन को मैं कैसे रखूं? अब तो आपको मुश्किल नहीं होना चाहिए, आप कहें कि सर उन 3 में से ना 2 को इधर रख दे, 1 को इधर रख दे। ओ क्या ये ठीक है? ना ना ना, दिस वन इज इन कंट्राडिक्शन विद हुड्स रूल। हुड्स कहता है 3 इलेक्ट्रॉन आपके पास है ना, और 3 ऑर्बिटल डी जनरेट है, एनर्जी सेम है। तो अजूरे वाला वो कहता है कि आप एक इसमें लें, एक इसमें लें, और एक इसमें लें, 3 विद सेम स्पिन। दिस इज अकॉर्डिंग टू हुड्स रूल। ये आपके पास क्या होगा, 2px, 2py, 2pz। हम कहेंगे ऐसा आप क्यों कर रहे हो? वो कहते हैं जब हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आता है ना, ये px, ये py, ये pz, एक एक आ गया ना, दिस इज हाफ फील्ड, एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल आर स्टेबल। ये स्टेबल होता है। In order to get the stability, you have to fill the orbitals with individual orbitals. एक इलेक्ट्रॉन के साथ आपने फिल करना है। अच्छा नेक्स्ट ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन है, 8। 1s2, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, नो कंट्राडिक्शन। 2s2, नो प्रॉब्लम। यहां पे तो अभी हुड्स आया भी नहीं ना, ये तो हम पॉली को और अफबा को पढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ो, अब आगे 8 में से 2 और 2 4 हो गए, 4 रह गए। अब क्या करो, क्या ये ठीक है? 2 इसमें रख दो, 2 इसमें रख दो, लो जी ये खाली। क्या ये ठीक है? हुड्स कहता है नो, ये ठीक नहीं है। इसका मतलब है यहां मुझे हुड्स को फॉलो करना पड़ा, यहां मुझे हुड्स को, मेरी मर्जी नहीं चली, यहां भी ये मेरी मर्जी नहीं चलेगी। किसकी चलेगी? हुड्स रूल की मर्जी चलेगी। और हुड्स क्या कहता है? वो कहता है 4 है ना, इतना जल्दी ना करो, इतने काले ना पड़ो, एक इसमें रखो, इट्स ओके, एक इसमें 2, एक इसमें 3 हो गए ना, एक अलग अलग रख दिया। अब चौथा है, इन तीनों में से किसी एक के साथ पेयर्ड अप कर दो, किसी एक के साथ 2px के साथ, किसी एक के साथ, मैं कह रहा हूं ना, किसी एक के साथ यहां पे कर दो, ये कर दी, ये आपके। तो दिस इज द, अब क्या बना? अब आपके पास 1s2, 2s2, 2px, और उसमें मैंने 2 लिया अपोजिट स्पिन के साथ, 2py उसमें 1, 2pz उसमें 1। अब ये जो, सुनना मेरी बात, ये जो मैंने 3 आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ना, दीज वर अकॉर्डिंग टू हुड्स रूल, ये हुड्स रूल के मुताबिक है। अच्छा एक और बात, अब इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है, 9। अब जरा सुनना, 2 इधर, 2 4 तो हो गए, 1s2, 2s2, इट्स ओके। आगे क्या है? मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब जो बात है ना, वो मैं नहीं समझा पाया आज तक, बच्चों को खुदा की कसम समझा ही नहीं पाया। मैं अब कहना क्या चाहता हूं? मैं कहना यह चाहता हूं कि फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान हुड्स रूल की कोई जरूरत नहीं है। वी डोंट हैव टू फॉलो द हुड्स रूल। क्यों? ऑप्शन ही कोई, तो हुड्स रूल कहां पे मैं फॉलो करूं? ऊपर तो ऑप्शन थे ना, मैंने जब ऑक्सीजन लिखा तो मैंने वो इसमें भी 2 डाले, इसमें भी 2, मेरे पास ऑप्शन था। फिर नहीं, हुड्स रूल ने कहा ना 2 नहीं, यहां इस केस में तो ऑप्शन ही नहीं है। कैसे नहीं ऑप्शन है? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 9 में से 5 रह गए, तो ये क्या यू नहीं है? 4 और 1 5। अच्छा इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? क्या इसके अलावा और कुछ आप कर सकते हैं? नहीं, मैं इसके अलावा तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो ऐसे ही कर सकता। इसका मतलब है कि इसमें कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। 2px, 2py, 2pz। मुझे पता है आप मेरे से क्या क्वेश्चन करेंगे, सर वो हमें ना फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वो सर समझ नहीं आई। ये आपका क्वेश्चन होगा, सर वो हमें इसकी समझ नहीं आई, हम कैसे सर इस पे हुड्स रूल कैसे अप्लाई नहीं होता? तो मैंने बता तो दिया कि यहां पे ऑप्शन नहीं है। ऊपर वाले तीनों केसेस में मेरे पास ऑप्शन थे, और मैंने पहले जब
हुड्स रूल अप्लाई करने से पहले मैं आपको गलत नहीं लिख देता था और फिर मैं कहता था नहीं नहीं हुड्स रूल हमारा सर फाड़ देगा, इसको यूं लिखो हुड्स रूल के मुताबिक। यहां तो इसके अलावा मैं लिख भी नहीं सकता। मैं 5 इलेक्ट्रॉन को और कैसे अकोमोडेट करूं बताओ? ये मैंने किया। हुड्स क्या कहे वो भी कहे ऐसे ही होना है। जहां पे ऑप्शन ना हो वहां हुड्स रूल अप्लाई नहीं होता, तो इस पर हुड्स रूल अप्लीकेबल नहीं है। अच्छा आगे आ जाओ। मैं आपको ना बात आज की यहां पे खत्म हो गई। आपने कुछ काम करने, एक तो अगर इन 3 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है हाफ फील्ड, दे आर स्टेबल। और अगर यहां दो यहां दो यहां दो पी एक्स पी वाई पी जी, ये आ गया कंप्लीटली फील्ड, कंप्लीटली फील्ड। और बेटा जी कंप्लीटली फील्ड आर एक्स्ट्रा स्टेबल, एक्स्ट्रा स्टेबल, ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब आपका बड़ा सवाल क्या आना है यहां पे कि सर अभी तो आप कहते थे कि जब पेयरिंग होती है तो रिपल्शन होती है, तो इनमें अनपेयर्ड है तो रिपल्शन नहीं होनी चाहिए, वहां तो पेयरिंग होगी, जब पेयरिंग होगी तो वहां तो रिपल्शन होगी, और रिपल्शन से वो एक्स्ट्रा स्टेबल कैसे हो गया? वो तो कम स्टेबल होना चाहिए। बेटा जी एक और भी लफ्ज होता है, सिर्फ रिपल्शन नहीं सिमेट्री भी देखी जाती है। क्या लफ्ज बोला? सिमेट्री। सिमेट्री ये उतना सिमेट्रिकल नहीं है जितना ये है। जहां फितरत सारी स्टेबल है, अल्लाह की ये कायनात स्टेबल है, क्यों? बिकॉज नेचर सिमेट्री एग्जिस्ट इन नेचर, फितरत में सिमेट्री है, जहां सिमेट्री होगी वहां स्टेबिलिटी होगी। तो यहां ये ज्यादा सिमेट्रिकल हैं, ये लेस सिमेट्रिकल हैं, ये अनपेयर्ड है, ये हाफ फील्ड है, वो फील्ड है। अच्छा एक और बात, अगर मैं यहां एक इलेक्ट्रॉन लगा दूं, इसे कहेंगे पार्शली फील्ड, पार्शली फील्ड। एक इलेक्ट्रॉन पार्शली, दो ये भी पार्शली, एक इलेक्ट्रॉन भी पार्शली, 2 इलेक्ट्रॉन वो भी पार्शली, 3 नहीं, 3 नहीं, 3 पे तो हाफ हो जाता है, नहीं 4 वो भी पार्शली, 5 वो भी पार्शली, 6 नहीं, 6 पे कंप्लीटली हो जाता है। तो किसी ऑर्बिटल में 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, वो पार्शियल फील्ड। और पार्शियल फील्ड क्या होते हैं? दे आर अनस्टेबल। एक आपने काम करना, लास्ट पे बात खत्म कर रहा हूं, मैंने आपको ये तरीका समझाया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक, ये एटॉमिक नंबर 30, आपने इन सब एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी। ना सिर्फ इनकी, आपने फर्ज के सोडियम की है ना, तो सोडियम प्लस भी करो, क्लोरीन की है तो क्लोराइड आयन की भी करो, ऑक्सीजन की है तो O-2 की भी करो। अगर आपने आयरन की है Fe2+ की भी करो, Fe3+ की भी करो। इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए फिंगर टिप्स पर। ये कैसे आएगी? प्रैक्टिस से। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह ताला हम सबसे खुश हो, राजी हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।